नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राहुल गांधी 12 तुगलक लेन, उनका ये पता हुआ करता था बीते 19 साल से, लेकिन अब राहुल गांधी का पता चेंज हो गया है। 10 जनपद जहां पर उनकी मां सोनिया गांधी रहती हैं, राहुल गांधी अब से वहां रहा करेंगे। यानी कि जो पावर सेंटर है कांग्रेस का, अब वो 10 जनपद शिफ्ट हो गया। हालांकि दोनों ही थे, तुगलक लेन भी, वहां पर भी क्योंकि राहुल गांधी रहते थे और क्योंकि सोनिया गांधी रहती थी 10 जनपद में, तो वहां पर भी। लेकिन अब पूरा पावर सेंटर वहां पहुंच गया है, 10 जनपद पहुंच गया है। ऐसे में आज इसी को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे बीच है। संजीव जी, एक इमोशनल टच तो रहता ही है। 19 साल जहां आप रहे हैं, हम विजुअल भी दिखा रहे हैं, आप वहां से जब जाते हैं, निकलते हैं, तो कुछ यादें तो लेकर निकलते हैं। लेकिन अब जो नया पावर सेंटर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 10 जनपद, वो फिर से बनने वाला है। था तो पहले, अब फिर से बनने वाला है। वो पुरानी कहानियाँ और वो किस्से हम जानना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। वो जो पीछे छूट गया, उसकी इनसाइड स्टोरी आज हम लोग जो है कुछ नया पुराना खोदने की कोशिश करेंगे। देखिए, पावर सेंटर तो दिल्ली में जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग है, प्रधानमंत्री का रेसिडेंस। कांग्रेस का, लेकिन ये कांग्रेस का पावर सेंटर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस खुद पावरलेस है। 3 राज्यों में उसकी सरकारें हैं और कुछ राज्यों में वो सहयोगी है। लेकिन जो स्थिति है आला कमान की आज की तारीख में, जो राज्य है वो ज़्यादा अपने आप को मजबूत पाते हैं। पहले दिल्ली से निर्धारित होते थे, अब दिल्ली को निर्धारित करते हैं। हाँ, आप राजस्थान के मामले में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पावर सेंटर हमेशा इस बात से तय होता है कि कोई नेता जो दिल्ली में बैठा है वो कितनी सीटें जिता सकता है अपने फॉलोअर्स को। वो क्षमता नेतृत्व की घटी है। तो आज ये जो एक बेचारी सी सूरत नज़र आई कांग्रेस नेतृत्व की, ये उसी का प्रतिबिंब था। आखिरी दृश्य को मैं याद कर रहा हूँ तो राहुल गांधी बाहर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और दरवाजे में खुद वो ताला लगा रहे हैं, और फिर वो जो एक स्टेट डिपार्टमेंट का जो भी अधिकारी कर्मचारी था, उसको उन्होंने चाबी सौंपने के पहले उसे हाथ मिलाया और उस पूरे ओकेजन को एक फॉर्मल ओकेजन, विधिवत एक चाबी सौंपने का एक दृश्य, और वहाँ से वो निकल गए। वो चाहते तो संभवतः किसी को पता भी नहीं चलता और वो चले जाते। सामान अमान तो उनका करीब करीब पहले ही जा चुका था। कुछ सामान थे जो आज गए हैं, तो वो भी प्रतीकात्मक तरीके से ही, क्योंकि जाने का फैसला तो बहुत पहले हो गया था। लेकिन वो चाहते थे कि देश इस बात को देखे, महसूस भी करे कि कुछ कहने के एवज में कुछ त्याग भी करना पड़ रहा है। और यही बात उन्होंने कही, प्रेस और मीडिया जो वहाँ पर हम लोग इकट्ठा थे, तो कि ये कीमत जो अदा वो कर रहे हैं उस बारे में। और प्रियंका गांधी ने भी इसी बात का समर्थन किया। हिंदुस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, वो 19 साल तक उन्हें घर दिया तो उन्होंने हिंदुस्तान को धन्यवाद दिया। और अब जब सांसद ही नहीं रही तो घर भी नहीं रहा, तो उन्होंने कोई लड़ाई घर के लिए नहीं लड़ी। वो शुरुआत से ही 27 मार्च को मुझे याद पड़ता है उन्हें नोटिस दिया गया था। 23 मार्च का ये सूरत कोर्ट का फैसला है, और 27 मार्च को जब नोटिस दिया था तो उसके अगले ही दिन संसद में ये बात हम लोगों को बता दी गई थी कि राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो घर खाली करेंगे। और पहले ही पत्र में उन्होंने कहा था कि ये जनता की दी हुई चीज़ है। तो राहुल गांधी तो उस केवल कोठी से ही नहीं गए, 12 तुगलक लेन से ही नहीं गए, बल्कि जीवन के एक दूसरे चरण, दूसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। साल 2004 की बात बताता हूँ मैं आपको। पहली दफ़ा वो चुनाव लड़ने अमेठी गए थे। संयोग से हम लोग उस दिन भी वहाँ थे, भेजे गए थे दिल्ली से कवर करने के लिए। और मुंशीगंज का एक घर था जिसे मुंशीगंज गेस्ट हाउस बोला जाता था अमेठी कंस्टिट्यूएंसी में, और गेस्ट हाउस नाम था, लेकिन वो गांधी परिवार का घर था। वहीं पर संजय गांधी अस्पताल है उसके पीछे में, और वहीं पर ये परिवार रुका करता था। वो गेस्ट हाउस वाला वो घर भी शायद अब नहीं है।
और राहुल गांधी का घर गया। इसके पहले प्रियंका गांधी जब एसपीजी की सिक्योरिटी ले ली गई तो उनका भी घर चला गया, क्योंकि वो तो कोई एमपी एमएलए थी नहीं। तो चूंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टेड थी तो एक घर दिया था उनको। पहले वो गया, फिर राहुल गांधी की सांसदी गई तो ये भी घर गया। राहुल गांधी को कोई घर जरूर दिया जाएगा, क्योंकि वो ये Z+ सिक्योरिटी वाले हैं, पर वो कैसा होता है, क्या होता है, वो तो अभी तय होना बाकी है। फिलहाल सब लोग उसके बाद वहाँ से निकले और गाड़ियों में बैठ करके 10 जनपद के लिए प्रस्थान कर गए। ये एपिसोड, ये दृश्य के तौर पर भारत की जनता के सामने गांधी परिवार लेकर आना चाहता था। इस पूरे मौजू को एक विधिवत ओकेजन बना करके सामने लाना चाहता था। उसके पीछे ये बताने की गरज थी कि देखिए, हम जिन बातों को कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कीमत अदा कर रहे हैं, और इसीलिए मान लीजिए कि हम सच कह रहे हैं। अच्छा, मौजूदा सियासत को और एक्सप्लेन करें आप, उससे पहले थोड़ा 10 जनपद और 12 तुगलक लेन, क्योंकि 19 साल तक वो वहाँ पर रहे राहुल गांधी। लेकिन जब हम 10 जनपद की बात करते हैं तो 3 दशकों तक का उसका इतिहास रहा है कांग्रेस परिवार से जुड़ा। सोनिया गांधी किस तरह से वहाँ पर एंट्री लेती हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। कुछ मतलब वहाँ वो कैसे पावर सेंटर रहा और उसके बाद कैसे शिफ्ट हुआ राहुल गांधी पर, और अब वो फिर से बनने जा रहा है, क्योंकि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों वहाँ पर होंगे। तो कुछ बताइए, कुछ है इस चीज़ के बारे में मसाला जो दर्शक भी जाने। देखिए, 10 जनपद का इतिहास काफ़ी कुछ आपको कांग्रेस पार्टी के हाल के 40 वर्षों के इतिहास के प्रतिबिंब के तौर पर लगेगा। 10 जनपद, जिसका एक दरवाज़ा खुलता है अकबर रोड पर और एक दरवाज़ा खुलता है जनपथ पर। जो जनपथ पर दरवाज़ा खुलता है वो अमूमन बंद रहता है, क्योंकि उससे आना और जाना केवल परिवार के सदस्य करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो अकबर रोड पर दरवाज़ा खुलता है वही आम जनता के लिए, नेताओं के लिए, VVIPs भी कभी भी उसी से जाते हैं, वो वैसा दरवाज़ा है। अकबर रोड पर ये दरवाज़ा कांग्रेस दफ्तर के ठीक बगल का दरवाज़ा है। कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड पर है, उसके ठीक बगल में ये दरवाज़ा 10 जनपद का है, जिसका एक जनपद की तरफ खुल रहा है, एक अकबर रोड पर खुल रहा है। अंदर अंदर भी रास्ता है, यानी कि 10 जनपद से अंदर ही अंदर 24 अकबर रोड जाया जा सकता है। इस घर में आने का और रहने का प्रयोजन जो था वो दरअसल यही था कि यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वो बगल में पड़ता है। इस घर में बहुत शुरू की बात बताएं अगर आपको, तो उस वक्त तो हम लोग भी पत्रकारिता में नहीं आए थे। बक्सर से एक सांसद हुआ करते थे के तिवारी, वो रहा करते थे, और वो इस घर में रहते थे। वो राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भी थे और राजीव गांधी के शाउटिंग ब्रिगेड, जो संसद में खूब चिल्लाते हैं, उसमें भी कहा जाता कि वो अग्रणी थे, वो रहा करते थे। उसके बाद राजीव गांधी के पास ये घर आया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री का पद उनका गया तो फिर वो आ गए इसमें रहने के लिए। इसके बाद वो लगातार इसी में रह रहे थे और यहीं पर आखिरी वो गए थे जब उनकी मौत हुई 1991 में। चुनाव जब चल रहा था और कैंपेनिंग में जो उनकी मौत हुई थी आतंकी हमले में। 10 जनपद उस वक़्त खाली नहीं कराया गया, क्योंकि उस वक़्त SPG नहीं बना था, लेकिन चूँकि हाई सिक्योरिटी वाली स्थिति थी सोनिया गांधी और उनके दोनों चिल्ड्रन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए, तो उसको महफूज किया गया और उनको कहा गया कि आप यहीं रहिए। नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। देखा यह गया कि कौन लोग हैं आसपास, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया गया। तो एक तरफ तो जैसा मैंने बताया कांग्रेस का दफ्तर ही है,
दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी जिसमें रहा करते थे आखिरी वक्त तक, वो मकान था। तो वो जो मकान है वो मकान ठीक बगल में है, अब वो म्यूज़ियम है। तो वो शास्त्री जी का हो गया। और तो ये दोनों तो एक इंस्टीट्यूशन के जैसे हो गए, कांग्रेस दफ्तर और शास्त्री जी वाला। एक रिहाइश है जो 12 जनपद है, और जिस समय सोनिया जी उसमें रहना शुरू की अकेले राजीव गांधी जी के मृत्यु के बाद, तो उस वक्त रामविलास पासवान उसमें रहा करते थे। और वो भी काफ़ी लंबे समय तक उसमें रहे। 12 जनपद है वो, 10 जनपद के ठीक बगल वाला। और जो जिस तरह से सिलसिला है उसमें 10, 12, 14 एक तरफ है, 9, 11, 13, 15 एक सड़क के इस तरफ है। तो 12 जनपद वाला, तो उसमें रामविलास पासवान रहा करते थे। सिक्योरिटी के लिहाज से भी माना यह गया कि रामविलास पासवान ऐसे नेता हैं जो कि जिनके रहने से बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय ये भी तय होता था कि कोई पंजाब का नेता तो नहीं रह रहा है, कोई जम्मू कश्मीर का नेता तो नहीं रह रहा है। तो उनके रहने से बाद में जब एसपीजी बनी तो उसने क्लियरेंस दिया कि इनके रहने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि जब भी मैं पासवान जी की कोठी पर गया तो मैं देखा करता था कि जो दीवार पासवान हाउस होल्ड और गांधी हाउस होल्ड को सेपरेट करती थी, वो बड़े बड़े कम से कम 25-25 फीट की दीवार है और उसके ऊपर बैठे हुए प्रहरी। उधर भी काफ़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन वो एक तरफ पासवान परिवार रहा, एक गांधी परिवार, ये सिलसिला चलता रहा। अभी पिछले साल की बात है जब रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद कुछ महीने बाद वो घर खाली करना पड़ा, और चिराग पासवान जो कि सांसद हैं उन्हें एक अपेक्षाकृत छोटा घर दिया गया है। वो अब नॉर्थ एवेन्यू में रहा करते हैं। अब वहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहते हैं। तो एक तरह से सोनिया गांधी के अब नए पड़ोसी रामनाथ कोविंद हैं और वो रहते हैं। तो ये वहाँ का लेआउट है 10 जनपद का। और 10 जनपद में आप जैसा आपने कहा भी कि जो पावर का जो ग्रेविटास था वो आधा हो गया था जब से तुगलक लेन में जाकर रहने लगे थे राहुल गांधी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जिसके बारे में सोनिया गांधी कहते थे कि राहुल विल डिसाइड, राहुल फैसले लेंगे। बीच में जब वो अध्यक्ष बन गए तब तो फिर सारा कुछ ही 12 तुगलक लेन में तय होने लगा। साल 2005 में तुगलक लेन में शिफ्ट हुए थे राहुल गांधी। 2004 में वो सांसदी जीत कर आए थे। उसके बाद फिर वहाँ बनाने में कुछ महीने जो लगते हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। एसपीजी के उस वक्त ये लोग सिक्योरिटी वाले थे, तो वो तैयार करने उसके बाद से वो वहीं रहने लगे। और फिर अंदर 1-2 दफ़े कवरेज के दौरान जब हम लोग वहाँ अंदर गए तो हम लोगों ने पाया कि सेपरेट ऑफिसेज तैयार की गई थी मुलाकात के लिए वगैरह वगैरह, बहुत अलग इंतज़ाम अंदर करके रखा गया था। तो वहीं उनका रेसिडेंस जो सामने का दरवाज़ा था उससे वो निकला करते थे। लेकिन आपने देखा होगा तस्वीरों में गली नुमा है, तो वो गली से ही आगंतुक अंदर जाया करते थे, आया करते थे, बाहर के लोग अंदर जाया करते थे, आया करते थे। तो इस तरह से पावर सेंटर डिवाइड हो गया। 12 तुगलक लेन पर भी बड़े बड़े फैसले लिए जाने लगे। पर 10 जनपद का जो औरा था वो 12 तुगलक लेन का कभी नहीं हुआ, क्योंकि 10 जनपद वो एक तो कांग्रेस दफ्तर के बगल में था, और दूसरा ये है कि वो मुहावरों और लोकोक्तियों में जैसे आ गया हो 10 जनपद। यूँ कहते थे सब। तो 10 जनपद यहाँ से लेकर लखनऊ तक, पटना तक सब 10 जनपद का मतलब, और कोई बात उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 10 जनपद से किसका बुलावा आया, 10 जनपद में किसको बुलावा नहीं मिल रहा है, 10 जनपद में गाड़ी के अंदर तक कौन गया, किसी गाड़ी बाहर रुकवा दी गई थी, वो तमाम चीज़ें जो होती थी 10 जनपद के आसपास, उसका औरा कभी नहीं गया। वो 12 तुगलक लेन ने कभी गेन नहीं किया। हम पत्रकारों के लिए भी 10 जनपद एकदम सड़क पे है, हम बगल में खड़े रह सकते हैं। बाहर तुगलक लेन ऐसा लगता है कि किसी कॉलोनी के भीतर, तो वहाँ खड़े रहने में और इंतज़ार करने में भी सिक्योरिटी वाले बहुत दिक्कत किया करते थे। अब राहुल गांधी वापस अपनी जो भी क्षमता बची है उसको लेकर के 10 जनपद पहुंच गए हैं। मौजूदा स्थिति ये है कि राहुल गांधी जब जा रहे हैं 10 जनपद तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यानी कि वो हिंदुस्तान को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता का धन्यवाद और आपके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। यानी कि वो एक इमोशनल टच तो दे रहे हैं
लेकिन आगे के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, इस बात से क्या समझ में आता है? देखिए 3,000-3,500 किलोमीटर राहुल गांधी ने जब पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उस दौरान भी इस तरह की बातें वो कह रहे थे कि कुछ अंशों में हम लोग भी चले तो हम कवरेज के दौरान तो पाया कि जो पावर के साथ फायदे आते हैं उसके बियॉन्ड देखने की क्षमता नेताओं में होनी चाहिए। पावर के साथ बहुत लोगों में हमने ये पाया है कि ये जो लुटियन जोन है दिल्ली का, उसमें एक घर जब मिल जाता है, बड़ी सी स्प्राउलिंग कोठी, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बनाया गया है पूरा लुटियन जोन, तो कई बार वो घर जो है उनकी सियासत को तय करने लग जाता है। कई कॉम्प्रोमाइज़ेस वो करते हैं लाइफ में ताकि ये घर बना रहे हमेशा। ये घर की जो कमी, अचानक से आप लुटियन जोन में रह रहे हैं और फिर से कहीं आपको वसंत कुंज में भी रहना पड़े तो लगता है डिमोशन हो गया। तो ये हर बार चुनाव जीतना है, हर बार उसी घर में रहना है, अगर चुनाव हार गए तो क्या होगा, अगर कुछ छिन गया हमारे से तो क्या होगा, इस बंधन में आकर के बहुत बार अच्छे अच्छे नेता राजनीति नहीं कर पाए हैं, साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। मुझे याद है शरद जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कैसे फायर ब्रांड नेता थे, कोई रोक नहीं सकता था बोलने से। चुनाव हार गए, नीतीश जी ने उन्हें राज्यसभा दिया नहीं, 25 तुगलक रोड पर रहा करते थे, 23 तुगलक रोड पर, 25 पे केसीआर का कोठी है, अब वहाँ पे वही उनकी बेटी जो कि चुनाव हार गई लेकिन वो भी उसी में रह रही थी, अभी उनके पास है। तो 23 में तो मैं देखा करता था कि सरकार की अनुकंपा पर जब वो आए, भाई तबीयत खराब होने लगी तो आप मार्केट रेट से किराया दीजिए और आप कोठी में रह सकते हैं, तो खामोश हो गए, कुछ बोलते नहीं थे। वो फायर ब्रांड, वो बात खत्म हो गई। क्योंकि होता यूँ है कि जब आप लुटियन जोन से बाहर होते हैं, बेदखल होते हैं, तो आप पॉलिटिकली भी आप ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ रहे नहीं। अब आप मयूर विहार दिल्ली का है, वहाँ आकर रहने लगेंगे तो आपका कद वो नहीं रह जाएगा। सबों को यही लगता है। मुझे याद है कि 12 तुगलक लेन से ज़्यादा दूर नहीं है 12 तुगलक रोड। चौधरी चरण सिंह के ज़माने से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक धर्मशाला जैसा घर था। चरण सिंह उसमें रहते थे, उसके बाद से चौधरी अजीत सिंह उसमें रहने लगे और उसका गेट कभी बंद नहीं होता था। यहाँ तक कि एक दौर आया था जब गेट वेट उखाड़ दिया गया था। तो किसान आते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आते थे, बड़ा सा मैदान था, बिना अंदर किसी से पूछे हुए मैदान में लेट जाते थे, वहीं पर खाना पानी हुआ। वो परिवार आ रहा है, जा रहा है, सांसद जी हैं नहीं हैं उनसे उनको मतलब नहीं था, उन्हें लगता था ये हमारा है। अपना बीच दिल्ली में 12 तुगलक। जब चुनाव हारे अजीत सिंह तो पहला जो घटनाक्रम में पहली बातें जो होती हैं उसमें घर जाता है, घर चला गया, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत लोगों को विरोध, और आज भी मलाल है। बाद में उनके लड़के फिर चुनाव जीत करके राज्यसभा का अखिलेश की मदद से वो राज्यसभा में आ गए हैं। लेकिन वो जो बात जो 12 तुगलक लेन में थी, चौधरी अजीत सिंह तो उसके बाद चले ही गए, दोबारा से वो जीत नहीं पाए, वो घर नहीं मिल पाया। और जब वो चले गए रहने के लिए, उनके पास अच्छी खासी कोठी थी वसंत कुंज में, लेकिन वसंत विहार में, लेकिन वो बात तो नहीं आई ना। वो जो एक ऑरा होता है, वो अब उस ऑरे को त्याग देना और कहना कि देखिए मैं छोड़ रहा हूं, राहुल गांधी वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखिए ये घर जो है ये भी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये पैलेशियल हाउस जिसके लिए लोग जीवन में प्रयत्नरत रहते हैं कि मैं 2 बार 3 बार जीत जाने के बाद ही इतना बड़ा घर मिलता है, मैं छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बातें कह रहा हूं और उसमें मैं विश्वास करता हूं, और सच बोलने के लिए अगर कोई कीमत देनी है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि त्याग बलिदान की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 10 जनपद उनके पास है, इसलिए बातें हो रही हैं, बैकएंड में कुछ है, इसीलिए इतना त्याग और बलिदान दिखाया जा रहा है, नहीं तो अदरवाइज दिखाने की जरूरत नहीं है, या फिर नहीं बोलते इतना। अब मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहूँगा। इसकी वजह यह है कि कोई नहीं जानता है कि कल को क्या होने वाला है। ये 10 जनपद रहने वाला है क्या? रायबरेली एकमात्र सीट है जहाँ से कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में जीत पाई।
सोनिया जी लड़ी वहां से। सोनिया जी का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, उचित नहीं चल रहा है। सोनिया जी लड़ेंगी क्या चुनाव? और अगर लड़ती हैं चुनाव तो क्या वो जीतेंगी चुनाव? क्योंकि अभी तक जीत की एक बड़ी वजह होती थी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने उम्मीदवार नहीं उतारते थे वहां। इस बार तो मैं सुन रहा हूं सुगबुगाहट, अखिलेश कह रहे हैं कि हम रायबरेली के बारे में भी सोच रहे हैं, अमेठी के बारे में भी सोच रहे हैं। वहां वोटों का डिवीजन हो जाता था, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और गैर भाजपा वोट एक तरफ, और उसमें गांधी परिवार को मदद हो जाती थी। ये एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग था, गठबंधन नहीं भी होता था तो इन 2 सीटों पर तो गठबंधन हमेशा ही रहता था। इस बार तो मैं सुन रहा हूं कि ये बात। दूसरे जो बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी के वहां पर जो ग्राउंड को संभालते थे, उनमें से कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो जा चुके हैं। तो फील्डिंग पहले ही से वहां पर बीजेपी ने सेट कर ली है। रायबरेली से कुछ उसी तरह के करिश्माई व्यक्तित्व को उतारा जा सकता है जैसे अमेठी से स्मृति ईरानी को उतारा गया था। अभेद किला जैसा लगता था अमेठी, लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि 10 जनपद पक्का है, 8-9 महीने की बात है, इसके बाद चुनाव आने वाले हैं। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी भी अगर लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं रायबरेली से, तो वो कोठी नहीं मिलेगी। पहली बार के एमपी को 10 जनपद नहीं मिल सकता है। राहुल गांधी लड़ेंगे और जीत के आएंगे, हो सकता है उन्हें मिल जाए, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी अगर लड़ती हैं और जीतती हैं तब वो कंटिन्यू रह सकता है। बाकी लोगों में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए राहुल गांधी को स्टे ऑर्डर मिल जाता है, वो चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 10 जनपद ही मिलेगा। वो तो कंटिन्यूएशन अगर रहता है तो 10 जनपद मिल जाता है। इसीलिए इस बात को मानिए कि इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है कि उनके पास 10 जनपद है इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। जी नहीं, आज की तारीख में एक घर तब चला गया था जब प्रियंका गांधी का हटा था सिक्योरिटी एसपीजी का, एक घर जब सांसदी खत्म हो गई राहुल गांधी का तब चला गया। कोई गारंटी नहीं है। साल भर पहले इसी दिन कोई नहीं जानता था कि राहुल गांधी वायनाड के सांसद नहीं रहेंगे। साल भर पहले कोई नहीं जानता था कि ये जो कोठी लगती थी कि हमेशा पक्का और परमानेंट है, ये कोठी ही नहीं रहेगी, कोई नहीं जानता था। राजनीति में तो इतनी तेजी से चीजें बदल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। अच्छा, आखिरी में छोटा कमेंट किए इस बात को लेकर कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मतलब वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर झलकता है कि मैं सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हूं, मतलब वो जिस तरह की बात कह रहे हैं वो नॉर्मली आमतौर पे आज की सियासत में देखने को नहीं मिलती है। तो वो जिस सियासत को साध रहे हैं, अभी तक आपको कितना लगता है कि वो क्या सही रास्ते पर जा रहे हैं या फिर अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि अगर छोटा सा एग्जाम्पल, कहा जा रहा था माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांग लेते, ना सांसदी जाती ना कुछ जाता, सब कुछ सलीके से हो जाता, लेकिन वो एक चीज़ पर कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर हूँ, सावरकर नहीं हूँ। सारी चीज़ों ने, शिवसेना तक को गुस्सा आ गया उन सारी चीज़ों से, तो वो चीज़ें वहाँ से डाइवर्ट होना शुरू हुई। यानी कि राहुल गांधी जिस तटस्थता के साथ बात कर रहे हैं वो उनके लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर रही है राजनीति में? क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। चूंकि रामविलास पासवान की चर्चा हुई, तो जब वो मंत्री थे और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इंटरैक्शन का अवसर मिलता था, तो वो करते क्या थे कि अपने अधिकारियों को साथ बिठा लेते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो सवाल होते थे तो पत्रकारों के सवाल को आंसर करने के पहले बोलते थे ये काम आपको सौंपा गया था, पहले आप बताइए सबके सामने कि क्यों नहीं हुआ, फिर मैं बोलूंगा। तो वो अधिकारी बड़े मुस्तैद रहते थे, वो कर आके लाते थे, नहीं तो कोई बहाना होता था तो वो बड़ा सॉलिड होता था उनके पास। तो आखिर में वो ये कहते थे कि एक होता है फैक्ट, जो आप कह रहे हैं कि मैं ये सोचता हूं, मैं ये मानता हूं, तो मैं करके रहूंगा, मैं इसमें विश्वास करता हूं, ये फैक्ट है। और एक होता है टैक्ट, फैक्ट कि वो बात जो आप सोचते हैं, जिनमें आप विश्वास करते हैं, उसको आप किस तरह से टैक्टफुली लागू भी करते हैं। और तीसरी तब होती है चीज जिसको कहते हैं एक्ट। तो एक पॉलिटिशियन को फैक्ट की ताकत भी चाहिए, टैक्टिक्स भी चाहिए, और तब जाकर उसका एक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी के साथ फैक्ट तो है,
लेकिन टैक्ट और एक्ट ये जो है इस पर काम वो नहीं करते हैं, जिस कारण से उनको हमेशा आप देखते होंगे घिर जाना पड़ता है। ये सच है कि उनको अगर टैक्टिक्स पता हो, एक्ट पता, तो बहुत सी बातें वो सही कहते हैं और बाद में जाकर के सही होती हैं, लेकिन उसका श्रेय उनको तो नहीं मिलता है। तो आज भी ये लगता है कि कांग्रेसी कहते हैं, हमने देखिए पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था। और वही तो है ना कि आपने कहा और कहानी ऐसे हो गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो यहां से अगर राजनीति उनकी सुधरती है तो देखते हैं कि क्या होता है, वरना फैक्ट भी चाहिए, टैक्ट भी चाहिए और तब जाकर के एक्ट करना है। और इस एक्ट करने से ही प्रधानमंत्री मोदी जैसा सिद्धस्त पॉलिटिशियन गलत को सही, सही को गलत किस तरह से राजनीति में लोग करते हैं, उनके पास पूरी एक टीम है नेताओं की जो इसके लिए हमेशा तैयार है। उनसे भिड़ने के लिए बस एक स्पष्टवादी एक उस तरह से नहीं, आपको फैक्ट के साथ साथ टैक्टिक्स और फिर जाकर एक्ट करना पड़ेगा। देखें आज की घटना क्या इस चीज के लिए उनको तैयार करती है। चलिए देखेंगे, क्योंकि अब पता बदल गया है। 10 जनपद फिर से वहां पर सोनिया गांधी भी होंगी, राहुल गांधी भी होंगे और जमावड़ा होगा कांग्रेसियों का। बगल में संजीव जी ने बताया जैसा कि ऑफिस भी है कांग्रेस का। तो अब 10 जनपद से क्या सियासत निकलेगी, 2024 कैसे सधेगा? हालांकि उन्होंने कहा है हिमांशु जाते जाते कि एक मैं नया ऑफिस अपना बनाऊंगा, क्योंकि अब तो वो सांसद हैं नहीं। तो जो जानकारी हम तक पहुंची है कि एक सेपरेट ऑफिस वो बनाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफिस। उनके पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमेठी से हारे हुए हैं, वायनाड से बाहर किए हुए हैं, तो और नहीं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो एक सामान्य आदमी है आज की तारीख में। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऑफिस अपना बनाऊंगा, पहला काम ये करूंगा। तो रहने से ज्यादा एक दफ्तर बनता हुआ आने वाले दिनों में, और उस दफ्तर से बहुत सारी सियासत होगी, वहां से रणनीति निकलेगी, प्लान्स निकलेंगे जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कितना मदद करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी अगर 10 जनपद शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या बदलाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।